नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम लोग भाजक पर कुल 5 प्रकार के प्रश्न पढ़े। भाजक के ही एक पार्ट में और आता है और वो आता है अभाज्य गुणनखंड पर प्रश्न। तो आज हम अभाज्य गुणनखंड पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक एक उदाहरण लेते हैं और फिर हम लोग आज शुरू कर देंगे डिवाइडेंड यानी भाज्य के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड पर हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बहुत छोटी सी टॉपिक बची हुई है ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो लोग इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो उसे जरूर देखें, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट वहीं से है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन का प्रारूप कैसे होगा। जैसे ये दे दिया कि n के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए ये प्रश्न आ गया, पूछ दिया कि n के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ध्यान रखिएगा, ये प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर है जब हम इसको फैक्टर करते हैं और प्राइम संग नंबर से काटते हैं तो उस प्रकार से जो इनका एक गुणनखंड रूप प्राप्त होता है वही होता है अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या। पहला है कि हम n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लो n का अभाज्य गुणनखंड है a पर पावर x, b पर पावर y और c पर पावर z। इतने के बाद अभाज्य गुणनखंड की संख्या जब हमें निकालने के लिए कहा जाए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जब कहा जाए तो इसमें हम करते क्या हैं, बस घातांकों को जोड़ देते हैं, यानी हम निकाल लेते हैं घातांकों का योगफल। अर्थात अगर यही हमारा प्रश्न होता और ये इसका प्राइम फैक्टर होता तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाती x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर। ठीक है, अब हम इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिएगा इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। रब कर रहा हूं इसको, देखो अब हम यहां पर कोई एक नंबर ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया 120 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखो यहां से अभाज्य गुणनखंड का मतलब भी आपको हम समझा देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का यहां पर मतलब क्या हो सकता है। चलिए इसे हम देखिए 2 से काटा, अभाज्य संख्या से काट रहे हैं छोटे से बड़े की ओर। 60 2 से काटा, 30 2 से 15, 3 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 1, यानी जो 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 पर घात 3, 3 पे घात 1, 5 पे घात 1। और अब हमारा यहाँ से जवाब निकल कर आ जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर घातांकों का योग, और ये हो गया 5। दूसरा है कि आप यहां से भी गिन के बता सकते हो कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 5, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालते समय हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल अभाज्य गुणनखंड के घातों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब आप देखिए इस पर, ये आपका 6वें टाइप का क्वेश्चन हो गया। 5 टाइप इसके पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम यहां से अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखो प्रश्न हमारा ये बना कि n के, एक एग्जाम्पल इस पे हम और ले लेते अच्छा होता।
एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 पे घात 3 गुणे 15 पर घात 9 गुणे 7 पे घात 13 बटी 2 पर घात 5 गुणे 3 पे घात 7 के गुणनफल के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। अब देखिए हमने कहा कि इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो। देखो इसे हम लिख सकते हैं 2 पर घात 2 गुणे 3 पे घात 1, देखो ये 12 है, पर घात 3 गुणे 3 गुणे 5 पर घात 9 गुणे 7 पे घात 13, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। बटे में आपका हो गया 2 पर घात 5 गुणे 3 पर 7। अब इधर देखो यहाँ 2 पर कितना हुआ, 3 दूनी 6 इंटू 3 पर कितना हुआ, 3 एकम 3 और ये 9, कितना हो गया 12। अब देखो 5 पर कितना हुआ 9 और 7 पर 13। अब ये 2 पर 5 ऊपर जाएगा तो इसमें से क्या करेगा, घट जाएगा, और 3 पर 7 ऊपर जाएगा तो इसमें से 7 घट जाएगा। यानी अब रिजल्ट आ गया 2 पर 1, 3 पर 5, 5 पर 9, 7 पर 13। अब बताइए अभाज्य गुणनखंड पूछा गया है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछी गई है, जोड़ दो। 5 1 6 9 15 और 13, बोलो कितना हो गया 28। मेरे प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान रखिएगा कि घात आप तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक कि बेस प्राइम नंबर न हो जाए। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसे प्राइम नंबर में बदलना पड़ेगा। अब आपका आंसर बोलो क्या आ गया 28। चलिए आइए हम अब आगे लेकर के चले इसके अगले टाइप के क्वेश्चन पर। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर ले चले आपको, और देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है। सवाल ये है, यानी टाइप 7, यन के कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए अगर प्रश्न आपका ऐसे आता है कि यन के कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो आपको फिर वही चीज करना है कि यन का अभाज्य गुणनखंड करना है। जैसे मान लीजिए यन का अभाज्य गुणनखंड आ गया a पर x, b पर y और c पर z। अब देखिए जब हम जवाब दे रहे होते हैं तो यहां से लेंगे अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार, प्रकार पूछा है के प्रकार। जब हम प्रकार का जवाब दे रहे होते हैं तो आपको ये पता है ना कि अगर मैंने यहाँ पर a पर पावर x लिखा तो इसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, यानी बेस कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम घातांक कहते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के प्रकार की अगर बात करें तो हम केवल और केवल आधारों का प्रकार बता देंगे, आधारों का
प्रकार बता देंगे और ये हमारा जवाब हो जाएगा। जैसे अगर यही एक प्रश्न होता और इसका अभाज्य गुणनखंड ये है तो पूछता कि कितने प्रकार के हैं, तो आधार देखो 1 2 3 प्रकार का यहाँ पे आधार है, तो हमारा आंसर बोलो यहाँ पर क्या आता, 3 आता। अब इस पर एक सवाल उठा लेते हैं और आइए देखा जाए कि इसमें किस तरह का प्रश्न बनेगा। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटे परीक्षाओं में प्रश्न उठाता है। तो चलिए देखिएगा यहाँ से, जैसे आपको क्वेश्चन ये पूछता है 180 के कुल कितने प्रकार का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या करना है भाई, 180 का प्राइम फैक्टर 2 से, 90 2 से, 45 3 से, 15 3 से, 5 5 से। हमेशा ध्यान रखना बड़े से छोटे की ओर इसको हम कट करेंगे। यानी 180 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 पर 2, 3 पर 2 और 5 पर 1। क्या हमने कहा, प्रकार बताना है। तो अब बताइए, प्रकार बताते समय हमें क्या करना है, इनके आधारों का प्रकार देखना है। तो 1 2 3 अर्थात इसके कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। अब इसमें देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखना कैसे बनेगा। प्रश्न ये बनेगा, अगला देखिएगा ये टाइप 8 कि n के कुल कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये यहाँ पर भी देखिए जवाब बहुत आसान है। हम n का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आपने देखा कि पहला नियम 8 प्रकार के प्रश्न में हम प्रयोग किए हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सपोज करिए जैसे n का अभाज्य गुणनखंड आ गया a पर x, b पर y और c पर z। अब आपसे पूछा गया कौन कौन से, तब कौन कौन के जवाब में, कौन कौन के जवाब में हमें केवल इनके आधारों का नाम लिखना है। जैसे आधार क्या है, A B C। यानी हम यहाँ पर जवाब दे रहे हैं इस प्रश्न में कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं, तो A B और C है इनका अभाज्य गुणनखंड। अब इस पर एक अंकित एग्जाम्पल देख लीजिए, मुझे लगता है आपको समझ में आया ये। अब देखो मैं यहाँ पर एक प्रश्न उठा लेता हूँ और प्रश्न ये हो जाता है कि 150 के कुल कौन कौन अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या करना है भाई, 150 का अभाज्य गुणनखंड 2 से काट दिया 75, 3 से काट दिया 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1। अब देखिए यहाँ पे आ गया 150 की वैल्यू 2 पर 1, 3 पर 1 और 5 पर 2। अब आपको जवाब देना है कौन कौन अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिएगा इनका जो अभाज्य
गुणनखंड होगा, हमने क्या कहा, इनके बेस का नाम लिख देना है। तो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2, 3 और 5। ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। तो आज आपको हमने अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालें और इस पर कितने प्रकार का प्रश्न बन सकता है। अब मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा भाज्य के बारे में। जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि हम किस क्रम में संख्या पद्धति के इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने कहा कि देखिए, जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य, जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जो यहाँ बचता है वो शेष फल होता है, और जितनी बार जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। यानी ये आपका है डिवाइजर, ये है डिवाइडेंड, और ये है आपका कोसेंट, और ये है रिमाइंडर। तो इस तरह से इन चारों के बीच में रिलेशन हमें पढ़ना है, जिसमें आज टॉपिक 2 खंड में समाप्त हुई भाजक। कल से हम लोग पढ़ेंगे डिवाइडेंड यानी भाज्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को ध्यान रखिए, वीडियो को लगातार देखिए और अपनी किताबों से एक्सरसाइज करिए। आप अगर एसएससी के हैं तो बहुत सारी बुक्स हैं जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन का कलेक्शन रखी हैं, उन्हें लगाइए, उन्हें पढ़िए। ठीक है, और आप इसे दोहराते रहिए और अपने को बचा के रखिए। स्वस्थ होकर फिर मिला जाए हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।